आशावाद एक सील्स पिच जैसा लगता है ना? जैसे कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन निराशावाद, वो ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो, आपको किसी खतरे से बचा रहा हो। इतिहासकार डिएड्रे मैक्लॉस्की ने एक बार कहा था, मैं कभी समझ नहीं पाया कि लोग ये सुनना क्यों पसंद करते हैं कि दुनिया नरक में जा रही है। और ये सवाल आज के दौर में हम्म। और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म एंड द लॉजिक ऑफ प्रोग्रेस के कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद ये समझना है कि निराशावाद इतना आकर्षक क्यों है। मतलब आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए दुनिया बेहतर हो रही है, फिर भी निराशावाद की हमारे मन में खास जगह क्यों है? बिल्कुल, और ये सिर्फ ज्यादा आम नहीं लगता, बल्कि अक्सर ज्यादा समझदारी भरा भी लगता है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये साफ करना जरूरी है कि हम यहाँ किस तरह के आशावाद की बात कर रहे हैं। सही कहा। असली आशावादी वो नहीं होता जो आंखें बंद करके मान ले कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। नहीं, वो तो लापरवाही है। बिल्कुल। असली आशावाद ये विश्वास है कि समय के साथ एक अच्छे नतीजे की संभावना आपके पक्ष में है, भले ही रास्ते में बहुत सारे झटके लगें, बहुत सारी मुश्किलें आएं। इसका आधार भी बहुत सरल है ना, कि ज्यादातर लोग सुबह उठकर चीजों को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, दुनिया में तबाही मचाने की नहीं। एकदम सही। जैसा कि महान सांख्यिकीविद हैंस रॉसलिंग ने कहा था, मैं आशावादी नहीं हूं, मैं एक बहुत ही गंभीर संभावनावादी हूं। वो संभावनाओं को देखते थे, सिर्फ अच्छी इच्छाओं को नहीं। संभावनावादी, मुझे ये शब्द बहुत पसंद आया। तो चलिए इसी नजरिए से निराशावाद की दुनिया को देखते हैं। एक बहुत ही दमदार उदाहरण से शुरू करते हैं। तारीख थी 29 दिसंबर 2008। आधुनिक इतिहास का सबसे बुरा आर्थिक साल खत्म होने को था। माहौल में एक अजीब सा डर था, और उसी दिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रूसी प्रोफेसर इगोर पेनारिन की एक भविष्यवाणी को अपने पहले पन्ने पर छापा। और ये कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पेनारिन का कहना था कि 2010 के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका 6 अलग-अलग टुकड़ों में बंट जाएगा। उन्होंने पूरी तफसील से बताया था, अलास्का वापस रूस को मिल जाएगा। अच्छा। कैलिफोर्निया चीन के असर में आकर कैलिफोर्निया गणराज्य बन जाएगा। टेक्सास मेक्सिको के प्रभाव में चला जाएगा। वाह। और अटलांटिक अमेरिका शायद यूरोपीय संघ में शामिल हो जाएगा। ये तो कमाल है। और ये किसी सनसनीखेज ब्लॉग पर नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय अखबार के पहले पन्ने की खबर थी। ये उस समय के डर के माहौल को कितनी अच्छी तरह दिखाता है। हाँ। अब जरा इसकी तुलना एक काल्पनिक स्थिति से करते हैं। सोचिए, हम 1940 के दशक के अंत में हैं। जापान युद्ध से पूरी तरह तबाह हो चुका है, शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, भुखमरी है, और भविष्य बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है। उस माहौल की कल्पना कीजिए। अब सोचिए कि कोई जापानी विशेषज्ञ एक लेख लिखता है और ऐसी भविष्यवाणी करता है, चिंता मत करो, हमारे ही जीवन काल में हमारी अर्थव्यवस्था युद्ध से पहले की तुलना में लगभग 15 गुना बड़ी हो जाएगी। 15 गुना? हाँ, हमारी औसत उम्र लगभग दोगुनी हो जाएगी। हमारा शेयर बाजार ऐसा रिटर्न देगा जो इतिहास में शायद ही किसी देश ने देखा हो। और वो आगे ये भी कहता है, अगले 40 से ज्यादा सालों तक हमारी बेरोजगारी दर 6% से ऊपर नहीं जाएगी। हम इतने अमीर हो जाएंगे कि अमेरिका में सबसे कीमती जमीन के मालिक बनेंगे, और अमेरिकी हमारे सबसे करीबी सहयोगी बन जाएंगे। अगर किसी ने उस वक्त ऐसा कहा होता तो क्या होता? लोग उस पे हंसते, उसे पागल समझा जाता, कहा जाता कि ये आदमी हकीकत से मुंह मोड़ रहा है। और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है। बिल्कुल। पेनारिन की कयामत वाली भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया गया, दुनिया भर में उस पर चर्चा हुई, जबकि ये काल्पनिक आशावादी भविष्यवाणी जो असल में जापान के साथ सच हुई, उसे उस वक्त बेतुका और बचकाना माना जाता। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों है? क्यों निराशावाद हमें ज्यादा होशियार, ज्यादा गहरा और ज्यादा विश्वसनीय लगता है? जब कोई कहता है सब ठीक हो जाएगा तो हम शक करते हैं, लेकिन जब कोई कहता है खतरा है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पैसा और अर्थव्यवस्था हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। हाँ। पैसे से जुड़ी बुरी खबरें लगभग सभी को प्रभावित करती हैं, इसलिए वे सबका ध्यान खींचती हैं। फ्लोरिडा में आया तूफान शायद अमेरिका के 92% लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित न करे, लेकिन मंदी की आहट तो हर किसी को महसूस होती है। बिल्कुल। शेयर बाजार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अमेरिका में आधे से ज्यादा परिवार सीधे तौर पर स्टॉक रखते हैं। जब बाजार 1% गिरता है तो सुर्खियां बनती हैं, लाल रंग में बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया जाता है।
हर कोई वजह ढूंढने लगता है। क्या निवेशक चिंतित है? गिरावट के पीछे हमेशा एक कहानी होती है। और जब बाजार 1% बढ़ता है तो उसे सामान्य मान लिया जाता है, जैसे यही तो होना था। बढ़त पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, उसे स्वाभाविक मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। 1929 की महामंदी के समय तो सिर्फ 2.5% अमेरिकियों के पास स्टॉक थे। लेकिन जब बाजार गिरा तो पूरी दुनिया ने इसे अपने भविष्य के संकेत के रूप में देखा। इतिहासकार एरिक राउचवे लिखते हैं कि लोगों ने अपनी आर्थिक गतिविधियां ही रोक दी। जैसा कि अर्थशास्त्री जोसेफ शम्पेटर ने लिखा, लोगों को लगा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। तो पैसे का असर तो साफ दिखता है, क्योंकि ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। हम अक्सर एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं, है ना? कौन सी? हम मान लेते हैं कि जो आज हो रहा है वो हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। एक सीधी लकीर में सोचते हैं। हाँ, ये तो है। और यही निराशावादियों की सबसे बड़ी खासियत है। वो अक्सर मौजूदा रुझानों को भविष्य में भी वैसा ही मान लेते हैं, बिना ये सोचे कि इंसान, समाज और बाजार कैसे समस्याओं के हिसाब से खुद को ढालते हैं, कैसे उनका समाधान निकालते हैं। वे अनुकूलन की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण है? एक शानदार उदाहरण 2008 में पर्यावरणविद लेस्टर ब्राउन की तेल को लेकर की गई भविष्यवाणी है। जी। उन्होंने हिसाब लगाया कि जिस रफ्तार से चीन तरक्की कर रहा है, 2030 तक उसे हर दिन 98 मिलियन बैरल तेल की जरूरत होगी। 98 मिलियन? हाँ, जबकि उस वक्त दुनिया का कुल उत्पादन केवल 85 मिलियन बैरल था, और उनका मानना था कि ये कभी इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। इस हिसाब से तो दुनिया का तेल ही खत्म हो जाना था। अगर चीजें वैसी ही सीधी रेखा में चलती रहती। बिल्कुल। लेकिन बाजार और इंसानी आविष्कार ऐसे काम नहीं करते। अर्थशास्त्र का एक अटल नियम है, बहुत अच्छी और बहुत बुरी परिस्थितियां ज्यादा समय तक वैसी नहीं रहती, क्योंकि मांग और आपूर्ति खुद को ढालते हैं। तो 2008 में क्या हुआ? तेल की कीमतें तो आसमान छू रही थी। हाँ, $138 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, और इसी ने एक क्रांति को जन्म दिया। बढ़ी हुई कीमतों ने नई तकनीकों में निवेश को फायदेमंद बना दिया। फ्रैकिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जैसी तकनीकें जो पहले बहुत महंगी थीं, अब अचानक बहुत आकर्षक हो गईं। मतलब समस्या ने ही समाधान को जन्म दे दिया। ठीक यही हुआ। इन तकनीकों की वजह से उन जगहों से भी तेल और गैस निकालना मुमकिन हो गया जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा चौंकाने वाला था। अकेले अमेरिका में तेल का उत्पादन 2008 में 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2019 तक 13 मिलियन बैरल हो गया। दुगने से भी ज्यादा। हाँ, और दुनिया का कुल उत्पादन 100 मिलियन बैरल प्रतिदिन को भी पार कर गया। ये दिखाता है कि कैसे समस्याएं नए समाधान और आविष्कारों को जन्म देती हैं। एक ऐसा तथ्य जिसे सीधी सादी भविष्यवाणियां अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि पैसा सर्वव्यापी है, इसलिए बुरी खबरें ज्यादा फैलती हैं, और दूसरा, हम इंसानों की समस्याओं को हल करने की क्षमता को कम आंकते हैं। और ये मुझे तीसरे कारण पर लाता है जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, कि प्रगति बहुत धीमी होती है जबकि झटके बहुत तेजी से लगते हैं। एकदम सही। रातों रात होने वाली त्रासदियां तो बहुत है, लेकिन रातों रात होने वाले चमत्कार दुर्लभ हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण राइट ब्रदर्स और हवाई जहाज का है। हाँ, हवाई जहाज शायद 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। इसने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन जब राइट बंधुओं ने पहली बार उड़ान भरी तो क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने ध्यान नहीं दिया। सच में? मतलब इतनी बड़ी घटना हुई और किसी को पता ही नहीं चला? किसी को नहीं। दुनिया को ये समझने और मानने में लगभग 4.5 साल लग गए कि इंसान ने सफलतापूर्वक उड़ान भर ली है। इतिहासकार फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपनी किताब में लिखा है कि 1905 में जब लोग उन्हें डीटन ओहायो के ऊपर उड़ते देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये कोई करतब है, कोई चाल है। 4.5 साल? ये तो यकीन करना मुश्किल है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक हो रहा था और किसी को खबर तक नहीं थी। मई 1908 तक जाकर दुनिया को आखिरकार एहसास हुआ कि इंसान अब उड़ सकता है। अब इस धीमी जागृति की तुलना उस गति से करें जिससे लोग नकारात्मक खबरों पर ध्यान देते हैं। राइट बंधुओं के हवाई जहाज का शुरुआती उल्लेख अखबारों में तब हुआ जब 1908 में एक प्रदर्शन उड़ान के दौरान एक विमान दुर्घटना में लेफ्टिनेंट थॉमस सेल्फ्रिज की मौत हो गई। एक विमान दुर्घटना, तुरंत सुर्खियां बन गईं।
लेकिन सालों की मेहनत और प्रगति पर किसी का ध्यान नहीं गया था। यही तरक्की और तबाही के मूल अंतर को दिखाता है। तरक्की चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती है, धीमी, लगातार और समय के साथ असरदार, जबकि तबाही एक झटके में हो सकती है। किसी एक कमजोर कड़ी के टूटने से सेकंडों में सब कुछ बिखर सकता है। और ये सिर्फ आविष्कारों पर ही नहीं, हर जगह लागू होता है। बिल्कुल, चिकित्सा के क्षेत्र को ही देख लीजिए। 1965 से अब तक हृदय रोग से होने वाली मृत्यु दर में 70% से ज्यादा की गिरावट आई है। इससे हर साल अमेरिका में लगभग 5 लाख जानें बचती हैं। 5 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इस पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना आतंकवाद या प्राकृतिक आपदाओं जैसी अचानक होने वाली घटनाओं पर जाता है। ये बात तो बहुत गहरी है। करियर पर भी तो यही लागू होता है। अपनी साख बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और उसे बर्बाद करने के लिए एक गलत ईमेल काफी है। हाँ, निराशावाद की छोटी तीखी चुभन हमेशा आशावाद के शक्तिशाली लेकिन धीमे खिंचाव पर हावी हो जाती है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ होने लगती है। हाँ, चलिए कोशिश करते हैं। तो अब तक हमने 3 बड़ी वजह देखी हैं। पहली, पैसा और अर्थव्यवस्था हर किसी को प्रभावित करती है, इसलिए वित्तीय संकट जैसी बुरी खबरें ज्यादा तेजी से फैलती हैं और ज्यादा ध्यान खींचती हैं। दूसरी वजह, हम भूल जाते हैं कि इंसान और बाजार दोनों ही समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। और हम मान लेते हैं कि आज की समस्याएं कल भी वैसी ही रहेंगी, जो कि गलत है। और तीसरी, कि तरक्की धीरे धीरे और चुपचाप होती है, लेकिन तबाही अचानक और जोरदार तरीके से आती है। इसलिए हमारा ध्यान हमेशा तबाही पर ही जाता है, तरक्की पर नहीं। बिल्कुल। इन तीनों कारणों को मिलाकर निराशावाद एक बहुत ही शक्तिशाली और आकर्षक कहानी बन जाता है। ये हमारी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों से भी मेल खाता है ना? नुकसान से बचना। हाँ, वो एक विकासवादी ढाल है जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है। ये सब बहुत तार्किक लगता है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, एक मनोवैज्ञानिक फायदा जो निराशावाद से मिल सकता है। 2004 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का इंटरव्यू लिया था। उनसे पूछा गया कि क्या वो हमेशा इतने खुश रहते हैं? और उनका जवाब अद्भुत था। हाँ, उन्होंने कहा, 21 साल की उम्र में मेरी उम्मीदें शून्य हो गई थीं। उसके बाद से सब कुछ एक बोनस रहा है। वाह, ये तो चीजों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब निराशावाद आपकी उम्मीदों को इतना कम कर देता है कि उसके बाद जो कुछ भी होता है वो एक तोहफे जैसा लगता है। जब चीजें उतनी बुरी नहीं होती जितनी हमने उम्मीद की थी, तो हमें एक सुखद आश्चर्य होता है। और शायद यही निराशावाद का सबसे बड़ा और अनकहा आकर्षण है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच है। जब आप सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं तो कोई भी नतीजा जो उससे थोड़ा भी बेहतर हो, एक जीत जैसा महसूस होता है। ये आपको निराशा से बचाता है। तो क्या ये संभव है कि निराशावाद का आकर्षण ही विडंबनापूर्ण तरीके से आशावादी होने का एक कारण हो? ये हमारी उम्मीदों को कम करके हमें उन छोटी छोटी जीतों की सराहना करने में मदद करता है जिन्हें हम शायद वैसे नजरअंदाज कर देते। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए। क्या निराशावादी होना खुश रहने का एक